गांव के किनारे बसा वह पुराना हवेली न जाने कितनी कहानियों और रहस्यों से घिरी थी। बुजुर्ग कहते थे कि वहां से रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हवेली में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये भी कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अंशु और उसका दोस्त विवेक, जो कि शहर से गांव में अपने दोस्त राघव के यहाँ छुट्टियां बिताने आए थे, इन कहानियों को सुनकर हंसी में उड़ा रहे थे। अरे यार, ये सब पुराने जमाने की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, अंशु ने कहा। हाँ, इन गांव वालों की बस कहानियां हैं, हमें जाकर खुद देखना चाहिए, विवेक ने उत्साह से कहा। राघव, जो गांव का रहने वाला था, उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। तुम लोग नहीं समझोगे, ये कोई मजाक नहीं है, वहाँ सच में कुछ गलत है, उसने गंभीरता से कहा। परंतु अंशु और विवेक के दिमाग में उस हवेली को देखने का जुनून सवार हो चुका था। अगले दिन रात को दोनों दोस्त चुपके से टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा और झींगुरों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। राघव ने साथ जाने से साफ मना कर दिया था। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों को उसके टूटे हुए दरवाजे और दीवारों पर लटके बेलों ने डरावना एहसास दिलाया। अंशु ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। अंदर का नजारा बेहद अजीब था। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। पुरानी दीवारों पर अजीब निशान थे, जो मानो किसी अनजान भाषा में लिखे हुए थे। यहाँ कुछ खास नहीं है, विवेक ने हंसते हुए कहा। लेकिन ये निशान देखो, ये क्या है? अंशु ने दीवार की ओर इशारा किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों डरकर एक दूसरे को देखने लगे। यह क्या था? विवेक ने कांपती आवाज में पूछा। अंशु ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक दीवारों पर उकेरे गए निशान चमकने लगे। कमरे में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां मौजूद हो। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक काले साए की झलक मिली। अंशु, यहाँ से चलो, विवेक चीख पड़ा। लेकिन अंशु जैसे कहीं खो गया था। उसकी आंखें उस चमकते हुए निशान पर टिक गई थीं। साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। उसके साथ एक अजीब गंध और ठंडक कमरे में फैलने लगी। अचानक अंशु जमीन पर गिर पड़ा। विवेक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अंशु के मुंह से अनजाने शब्द निकलने लगे। आखिर कब तक? ये शब्द अंशु बार बार दोहरा रहा था। विवेक का दिल दर्द से थमने लगा। उसने अंशु को खींचते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खड़ा है। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े साए को देखकर विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी उस साए की आंखें लाल रंग में चमकने लगी और एक भयानक आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई गहरी खाई से पुकार रहा हो। अंशु अब भी बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह किसी अनजानी दुनिया में फंसा हो। तू यहाँ नहीं बच पाएगा, साए ने एक गूंजती हुई आवाज में कहा। विवेक की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, लेकिन वह किसी तरह अंशु को बचाने की कोशिश में जुटा रहा। विवेक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी उसने देखा कि दीवारों पर चमकने वाले निशान अब तेजी से घूमने लगे हैं और उनके बीच से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? विवेक चीख पड़ा। तभी कमरे के एक कोने से आवाज आए, आखिर कब तक हमें यहाँ कैद रखोगे? विवेक ने उधर देखा तो उसे कुछ परछाइयों की आकृतियां दिखी। वे धीरे धीरे इंसानों की शक्ल लेती जा रही थी। साया धीरे धीरे बोलने लगा, ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है,
यह उन आत्माओं की कब्रगाह है जिन्हें किसी ने न्याय से वंचित किया था। यहाँ जो आता है वह या तो हमारे दर्द को महसूस करता है या फिर हमारी तरह कैद हो जाता है। हमने क्या गलती की? विवेक ने कांपते हुए पूछा। साया चुप हो गया, लेकिन तभी दीवारों पर लिखे निशान अपने आप पढ़ने लगे। यह एक पुरानी कहानी थी। कई साल पहले इस हवेली का मालिक ठाकुर सूरज सिंह अपनी हवेली में गरीब मजदूरों को लाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाता था। मजदूरों की आवाज दबा दी जाती थी। जो भी विद्रोह करता उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया जाता, जहां उनकी मौत हो जाती। तब से यह जगह हमारे लिए कैदखाना बन गई और अब हर वो इंसान जो हमारे दर्द को समझे बिना यहाँ कदम रखता है वह इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। साया ने कहा। अंशु अब उठ चुका था, लेकिन उसके हाव भाव बदले हुए थे। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। यहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता, उसने एक अजीब गहरी आवाज में कहा। यह अंशु की आवाज नहीं थी। विवेक ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? अंशु को छोड़ दो। अंशु अब हमारा है और अब तू भी होगा, वह गूंजती हुई आवाज आई। विवेक ने बिना कुछ सोचे समझे अंशु का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर खींचा। जैसे ही उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले, लेकिन पीछे से हवेली के अंदर से एक चिल्लाने की गूंज सुनाई दी। यहाँ से भागने की कोशिश बेकार है, तुम लौटोगे। गांव के रास्ते में पहुंचते ही विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब शांत और खामोश थी, लेकिन उसकी खिड़कियों से वही लाल चमकती आंखें उन्हें देख रही थी। विवेक ने किसी तरह अंशु को राघव के घर पहुंचाया, लेकिन अंशु अब भी होश में नहीं था। गांव वालों ने कहा कि उसे किसी तांत्रिक के पास ले जाना होगा। तांत्रिक ने जब अंशु को देखा तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। यह आत्माएं इसे छोड़ेंगी नहीं। तुम दोनों ने उस जगह की शांति भंग की है, इसका नतीजा भुगतना होगा। क्या हमें कोई रास्ता मिल सकता है? विवेक ने रोते हुए पूछा। तांत्रिक ने कहा, रास्ता है, लेकिन तुम्हें उस हवेली में वापस जाना होगा। जो भी आत्माएं वहां कैद हैं, उन्हें न्याय दिलाना होगा, लेकिन ये काम आसान नहीं है। तांत्रिक ने विवेक को समझाया कि इस समस्या का समाधान आसान नहीं है। तुमने उस जगह को छेड़ा है, अब वहां की आत्माएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो अंशु हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन जाएगा। विवेक के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह अंशु को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तांत्रिक ने उसे बताया कि आत्माओं को मुक्त करने के लिए हवेली के तहखाने में छुपे सबूतों को ढूंढना होगा। तहखाने में उनके दर्द का हर प्रमाण छुपा है, लेकिन याद रखना, वहां जाने के बाद तुम सिर्फ अपने मन की शक्ति पर निर्भर रहोगे। अगर डर गए तो तुम्हारी आत्मा भी वहां कैद हो जाएगी, तांत्रिक ने चेतावनी दी। अगली रात विवेक ने साहस जुटाया और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। अंशु अब भी बेहोश था, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। हवेली में कदम रखते ही वह महसूस कर सकता था कि वहां की हवा भारी और बोझिल थी। हर कोना सन्नाटे से भरा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी उसे किसी की हलचल महसूस हो रही थी। विवेक ने कमरे के बीच में पड़े एक पुराने लकड़ी के फर्श को हटा दिया। उसके नीचे एक गहरा तहखाना था। सीढ़ियां टूट चुकी थीं, लेकिन विवेक ने किसी तरह नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ लिया। तहखाने के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। चारों तरफ पुरानी चेन, हथकड़ियां और खून से सने कपड़े पड़े थे। दीवारों पर अब भी मजदूरों के हाथों के निशान दिख रहे थे, जैसे वे मदद की गुहार लगा रहे हों। तभी उसने दीवार के एक कोने में एक बड़ा सा संदूक देखा। संदूक पर वही अजीब निशान उकेरे हुए थे जो उसने पहले कमरे की दीवारों पर देखे थे। विवेक ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। जैसे ही उसने संदूक छुआ,
पूरे तहखाने में हलचल शुरू हो गई। हवा में चीखें गूंजने लगी। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कई काली आकृतियां अपनी ओर बढ़ती दिखाई दी। तुमने हमारे दर्द को छेड़ा है, अब तुम नहीं बचोगे, उन आकृतियों ने गूंजती आवाज में कहा। विवेक ने डर पर काबू पाने की कोशिश की और चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तभी एक आत्मा उसके पास आकर रुकी। यह आत्मा बाकी के मुकाबले शांत लग रही थी। उसने कहा, हमें मुक्त करने का सिर्फ एक तरीका है। उस संदूक के अंदर ठाकुर सूरज सिंह की डायरी है। उसी में सारे अत्याचार का सबूत है। उसे बाहर लाओ और दुनिया को सच बताओ। लेकिन सावधान रहना, ठाकुर की आत्मा यहाँ हर सच छुपाने के लिए भटक रही है। विवेक ने पूरी ताकत लगाकर संदूक खोला। अंदर सच में एक पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज थे। जैसे ही उसने डायरी निकाली, तहखाने में तेज हवा चलने लगी। ठाकुर की आत्मा अब प्रकट हो चुकी थी। वो एक बड़े काले साए के रूप में थी, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुम ये सबूत यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये हवेली मेरी है और यहाँ हर आत्मा मेरी कैद में रहेगी, ठाकुर की आत्मा गरजी। विवेक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथ में तांत्रिक द्वारा दी गई रक्षा माला निकाली और ठाकुर की आत्मा की ओर बढ़ा दी। तुमने जो पाप किए हैं, उनका अंत आज होगा, विवेक चिल्लाया। रक्षा माला की ऊर्जा से ठाकुर की आत्मा कमजोर होने लगी। हवेली के अंदर गूंज रही चीखें भी धीरे धीरे शांत होने लगी। विवेक ने बिना वक्त गवाए डायरी और दस्तावेज उठाए और तहखाने से बाहर भागा। लेकिन हवेली अभी भी उसकी राह रोकने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और जमीन में दरारें पड़ रही थी। किसी तरह वह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे से बाहर कदम रखा, पूरी हवेली अचानक जलने लगी। हवेली की खिड़कियों से चीखें आ रही थी, लेकिन वे धीरे धीरे शांत हो गईं। गांव लौटने के बाद तांत्रिक ने अंशु की जांच की। अंशु की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। आत्माओं को अब शांति मिल चुकी है, लेकिन तुम पर उनकी जिम्मेदारी अब भी है। वो डायरी लोगों तक पहुंचानी होगी ताकि सच सबके सामने आ सके, तांत्रिक ने कहा। विवेक ने डायरी को जिला अधिकारियों को सौंपने का फैसला किया। लेकिन क्या ठाकुर की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी, या वह फिर किसी नई चाल की तैयारी कर रही थी? डायरी को जिला अधिकारियों को सौंपने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ठाकुर सूरज सिंह के पापों की कहानी अब सबके सामने थी। उसने न सिर्फ मजदूरों को अमानवीय यातनाएं दी थी, बल्कि उनकी मौतों को छुपाने के लिए तहखाने में उनकी लाशों को दफन करवा दिया था। लेकिन डायरी में कुछ और रहस्य भी छुपे थे। इसमें सिर्फ ठाकुर के पाप नहीं, बल्कि कुछ ऐसे संकेत भी थे जो हवेली से जुड़े एक बड़े खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। डायरी की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव वाले, जो कभी उस हवेली के पास जाने से डरते थे, अब खजाने के लालच में वहां जाने की योजना बनाने लगे। अगर खजाना मिल गया तो हमारा पूरा गांव अमीर हो जाएगा, कुछ लोग कहने लगे। विवेक ने उन्हें चेतावनी दी, आप लोग नहीं समझ रहे, वह हवेली अब भी सुरक्षित नहीं है। आत्माएं भले ही शांत हो गई हों, लेकिन वहां की बुरी ऊर्जा अभी भी जिंदा है। पर गांव वालों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव के 5 लोग खजाने की तलाश में हवेली में घुसे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही वापस लौटे, वो भी बुरी तरह डरे हुए। वहां कुछ है, कुछ हिस्सा जिसे हम देख नहीं सकते, उनमें से एक ने कांपते हुए कहा। दूसरे ने बताया कि तहखाने में जाने के बाद उन्होंने खजाने के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजे बंद हो गए और अजीब आवाजें गूंजने लगी। वहां कोई और शक्ति है जो हमें वहां से जाने नहीं देना चाहती। विवेक ने दोबारा तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने गंभीर होकर कहा,
मैंने पहले ही कहा था कि यह खत्म नहीं हुआ। ठाकुर की आत्मा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। हवेली में छुपा खजाना उसकी शक्ति का स्रोत है। अगर वह खजाना बाहर निकाला गया तो उसकी बुरी आत्मा और शक्तिशाली हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा? विवेक ने घबराकर पूछा। खजाने को नष्ट करना होगा। वह सोना नहीं बल्कि श्राप है, लेकिन इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें फिर से हवेली में जाना होगा और इस बार तुम्हें अपनी हिम्मत और समझ दोनों का इस्तेमाल करना होगा, तांत्रिक ने कहा। विवेक ने तय कर लिया कि वह इस बार खजाने को नष्ट करके ही लौटेगा। अंशु, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, ने भी उसके साथ जाने की ठानी। मैंने अपनी गलती से ये सब शुरू किया, अब इसे खत्म करने में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अंशु ने कहा। तांत्रिक ने उन्हें कुछ सुरक्षा मंत्र दिए और कहा, याद रखना, खजाने के पास पहुंचते ही ठाकुर की आत्मा पूरी शक्ति से तुम्हारे सामने आएगी। तुम्हें डर से बचकर खजाने को जलाना होगा, तभी इस श्राप का अंत होगा। हवेली में घुसते ही दोनों को वही डरावना माहौल महसूस हुआ। तहखाने तक पहुंचने का रास्ता अब और भी खतरनाक लग रहा था। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्होंने देखा कि खजाने के पास एक बड़ा सा त्रिशूल रखा हुआ था। ये त्रिशूल शायद खजाने की रक्षा के लिए रखा गया है। हमें इसे नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करना होगा, अंशु ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने के पास कदम रखा, पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी और हवा में ठाकुर की गूंजती हुई हंसी सुनाई देने लगी। ठाकुर की आत्मा पूरी ताकत से उनके सामने प्रकट हुई। तुम लोग मेरा खजाना नहीं छू सकते, यह मेरी शक्ति है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, उसने गरजते हुए कहा। विवेक ने त्रिशूल उठाया और खजाने की ओर बढ़ा, लेकिन ठाकुर की आत्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। चारों ओर अंधकार छा गया और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी भयानक भंवर में फंस गए हों। हिम्मत रखो विवेक, अंशु ने चिल्लाया। विवेक ने पूरी ताकत से त्रिशूल को खजाने पर मारा। खजाने में आग लग गई और हवेली अचानक से कांपने लगी। ठाकुर की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। धीरे धीरे सब शांत हो गया। हवेली अब जर्जर होकर गिरने लगी थी। विवेक और अंशु किसी तरह बाहर भागे। हवेली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। वह खजाना जो श्रापित था, हमेशा के लिए नष्ट हो गया। तांत्रिक ने कहा, अब यह आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी हैं और इस गांव को अब कोई खतरा नहीं है। गांव वाले अब राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन विवेक और अंशु को हमेशा यह महसूस होता रहा कि कहीं न कहीं उस हवेली की डरावनी यादें अभी भी जिंदा हैं। क्या सच में ये कहानी खत्म हो चुकी है या ये बस एक नई शुरुआत है? दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।